आप लोग सब जानते हैं कि जो भी मैं बुक्स वगैरह शेयर कर चुकी हूँ उनमें सारे ही पास्ट पेपर्स से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, पॉइंट्स बने हुए हैं और जो पॉइंट्स हैं उन्हीं को ही मैंने डिस्कस और एलेबोरेट करने की कोशिश की है। आप लोगों को बेसिक ग्रामर के बारे में बताया गया और अपनी तरफ से फुल ट्राई किया है कि आप लोगों को जितनी भी बेसिक ग्रामर है, कंसेप्चुअलाइज ग्रामर है, उसको समझा सकूं। आप सिर्फ कॉन्टेक्स्ट की हद तक ना पढ़ें ग्रामर को, बल्कि कंसेप्ट्स के हवाले से पढ़ें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो उसी से रिलेटेड है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रपोजिशन के यूजेस के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बुक भी मैंने शेयर की हैं, इवन अगर कारवान की बात करें तो उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रपोजिशनल यूजेस। अब अगर कहा जाए प्रपोजिशन के यूजेस के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू मी हर एक प्रपोजिशन का डिफरेंट यूज है। हर एक प्रपोजिशन अपने आप में यूनिक है, अपने आप में उसका एक यूज है और उसको समझने में काफ़ी ज़्यादा टाइम, मेहनत और तजर्बे की ज़रूरत है। और तजर्बा आता है बार बार प्रैक्टिस करने से। तो आई होप आप लोग सब प्रैक्टिस करेंगे। जितना हो सकता था एक लेक्चर के अंदर मैं डिलीवर कर पाऊँ उतना ही मैंने स्लाइड के अंदर डाल दिया है। और ऑलमोस्ट पहले भी मैं लेक्चर्स देती रही हूँ और ये सबसे ज़्यादा से कहें टाइम टेकिंग लेक्चर था मेरे लिए कि मैंने इसको तैयार किया है। काफ़ी टाइम लगा है इस पे। मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, तो सबसे पहले ज़रा हम देख लेते हैं वही बुक कारवान वाली जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। जस्ट अ सेकेंड। आज ऑलमोस्ट मैंने 2 to 3 आवर्स लगाए हैं इस स्लाइड को प्रिपेयर करने में भी। खैर, यहाँ टेस्ट की बात हो रही थी। सिनोनियम्स की अगर मैं बात करूँ, मैंने 80 तक सिनोनियम्स जो हैं उनका टेस्ट दिया था। अब आपका जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो होगा 81 से सारे, यानी 142 तक। 81 से 142 तक सारे सिनोनियम्स का आपका टेस्ट होगा कल। आप लोगों को ये रिमेम्बर करने हैं अच्छे से। और इसके साथ ही जो चीज़ मैं करवाना चाह रही थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करवा चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं, ये देखें, वर्ड्स फॉलोड बाय एप्रोप्रिएट prepositions, prepositional uses। ठीक है। अब ये जो prepositional uses हैं ये इस बुक के अंदर मौजूद हैं 150। ठीक है। तो हम कल के टेस्ट में 75 prepositional uses करेंगे। ठीक है। आपने 1 से लेके 75 तक जो एमसीक्यूज हैं वो प्रिपेयर करनी है। ये सबके लिए है, ये किसी एक एसएससी इंग्लिश कैंडिडेट के लिए मुख्तस नहीं है, ये सबके लिए है। आप सब जानते हैं उनका अलग टेस्ट होता है एसएससी इंग्लिश वालों का। तो आप लोगों के कल 2 टेस्ट होंगे। 2 में आपके सिनोनियम्स आएंगे 81 से कंप्लीट 142 तक इसी बुक के। और उसके बाद आपकी आएगी 1 से लेके 75 तक प्रेपोजिशनल यूजेस। एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी वो है, ये सेंटेंस कंप्लीशन मैं करवा चुकी हूँ, आपको सेंटेंसेस करवा चुकी हूँ, तो सेंटेंस कंप्लीशन भी आपको इसके अंदर आ जाएगी। इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं बात कर रही थी ना इंग्लिश की, और आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा कि वो भी 6ठी से लेके 12वीं तक का जो सिलेबस है उस पर मेन फोकस करेगी पीपीएससी। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये लिखा हुआ है इंग्लिश प्राइमरी एंड एलिमेंट्री लेवल। ठीक है। अब यहाँ पे ना सेट्स बने हुए हैं। सेट का मतलब है ये वही एक्सरसाइजेज हैं जो बुक्स के अंदर मौजूद हैं। ठीक है। ये सारी वही एक्सरसाइजेज हैं, मैंने चेक भी कर चुकी हूँ। वैसे ही सिंगुलर प्लूरल्स हैं, वैसे ही वोकैबुलरी है, वैसे ही डिफरेंट किस्म के हमारी जो पीछे मैं आपको ग्रामर पढ़ा के आ चुकी हूँ उससे रिलेटेड ये सेट बने हुए हैं। ठीक है।
और इसके अंदर आप देखिए ग्लॉसरी भी है, ग्लॉसरी भी सिनोनिम्स ही होते हैं, आप लोगों को ये बात पता होगी। जैसे यहाँ अगर मैं इसको जूम आउट करके दिखाऊं आपको, यहाँ पे पहले पहले है एंगर्ड, टू बिकम एंग्री, यानी एंग्री हो जाना किसी से, टू बिकम एंग्री बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाना, ठीक है। उसके बाद आप ये आगे देखते जाएंगे तो आप लोगों ने थोड़ा सा टाइम लगाना है, और टाइम लगा के आपने ये जो सेट्स हैं ये कंप्लीट रिवाइज करने हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वन जो है उसके अंदर टोटल 15 सेट्स हैं, और बाद में जो सेकंड है इसका वो है 36 सेट्स, ठीक है। इसके अंदर आपको सारी चीजें वो मिलेंगी जो मैं पढ़ा के आ चुकी हूँ। जैसे यहाँ लास्ट में देखें कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो वो मैं पढ़ा के आ चुकी हूँ। इसके अलावा यहाँ वर्ड्स, सिनोनियम, एंटोनियम्स भी दिए गए हैं, और मुख्तलिफ किस्म के सेट एक्सरसाइजेस भी मौजूद हैं। इसके अलावा भी आप लोगों को काफ़ी सारी जो एक्सरसाइजेज हैं वो करवाई जा चुकी हैं। एसएससी वालों को पास पेपर्स भी करवाए जा चुके हैं, और इसके अलावा जितना हो सकता था पास पेपर्स से रिलेटेड वो सब करवाने की कोशिश की गई है। तो आज हम लोग अपना जो लेक्चर है उसे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो है भी लेंथी। अभी तक तो कैंडिडेट्स को आ जाना चाहिए था, एंड देयर आर 15 कैंडिडेट्स। चलें जी, हम शुरू कर लेते हैं अपना लेक्चर। आज है यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन। रजिस्टर और पेंसिल वगैरह अपने साथ रखिएगा। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेपोजिशनल यूजेस, सबसे पहले देखें हमें पता होना चाहिए व्हाट इज प्रेपोजिशन। जब मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच करवा रही थी तो मैंने हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन और साथ में उसकी टाइप्स आपको बताई। आज उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पहले। A preposition indicates relationship between two nearby words. Two nearby words, दो वर्ड्स के दरमियान में ये रिलेशनशिप इंडिकेट करवाती है, और वो वर्ड्स कौन से हो सकते हैं? बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस। मतलब ये एक नाउन का दूसरे नाउन से या प्रोनाउन से, एक प्रोनाउन का दूसरे नाउन से, या फिर अपने ही जैसे प्रोनाउन से, या फिर किसी भी पार्ट ऑफ सेंटेंस का, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है और एक्सटेंशंस होती हैं उनका एक दूसरे से ताल्लुक जाहिर करती है। यहाँ पे क्या है जी, अब अ प्रेपोजिशन इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन टू नियर बाय वर्ड्स इन अ सेंटेंस एंड यूजुअली अपीयर्स बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। अब ये बात याद रखिएगा, अगर आपने प्रेपोजिशन की जस्ट पहचान करनी है तो पहचान आप करेंगे कि वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन से क्या आएगी? पहले आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स मीट नियर द शॉपिंग मॉल। लेट्स मीट नियर द शॉपिंग मॉल, इसके अंदर देखिए जो नियर है वो क्या है? हमारी प्रपोजिशन है, बिकॉज वो किससे पहले आ रही है? शॉपिंग मॉल से पहले, और शॉपिंग मॉल क्या है? हमारा नाउन है। नियर इज द प्रपोजिशन एंड शॉपिंग मॉल इज इट्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नाउन है। अब यहाँ इसके सिंपल फॉर्म्स देखें। ये फॉर्म्स जो हैं इसके ऊपर आपने इन्हिसार करना है, आगे इन्हीं फॉर्म्स को लेके चलना है और इन्हें गौर से समझने की कोशिश करनी है। फर्स्ट वन इज प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस टेल्स यू, वो आपको बताती है वेयर समथिंग हैपेंड, के कब कहाँ पर क्या चीज हुई। फॉर एग्जाम्पल, वी सा अ मूवी एट द थिएटर, हमने मूवी कहाँ देखी थी? थिएटर में, एट द थिएटर, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बताती चलूं, हम लोग जो है ना, हम लोग सादा किस्म के लोग हैं, हमेशा से ही ग्रामर पढ़ते आए हैं उर्दू से रिलेट करके, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं जी, हम लोग ना प्रपोजिशन का मतलब निकाल लेते हैं, ठीक है। ऑन, ऑन का मतलब है ऊपर, हम वो याद कर लेते हैं, और उसके बाद ना हम जहाँ पे भी ऊपर का मीनिंग आ जाए वहीं पे ऑन लगा देते हैं, जबकि उसके यूजेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत वास्ट हैं, वो ऐसे कभी भी इस्तेमाल नहीं होती। तो मेरी एक एडवाइस है, प्रपोजिशन को कभी भी उर्दू से रिलेट करके मत पढ़िएगा। अगर आप प्रपोजिशन को उर्दू से रिलेट करेंगे तो हमेशा ऑलमोस्ट 70% ऐसा होगा कि जो आपका आंसर होगा वो आप गलत लगाएंगे, ठीक है। सो आपने प्रपोजिशन को कभी भी उर्दू से रिलेट नहीं करना। अब यहाँ बात कर रहे थे हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस की, ये बताती है कि कब कहाँ चीज क्या होनी है। जैसे वी सा मूवी एट द थिएटर, तो यहाँ पे थिएटर जो है वो क्या है जी? वो हमारा नाउन है, और नाउन के साथ साथ एक ऑब्जेक्ट भी है, और उससे पहले क्या आया हुआ? एट, नाउन से पहले आया है एट, दैट इज अ प्रपोजिशन। अब यहाँ पे आती है हमारे पास प्रपोजिशन ऑफ टाइम, व्हेन समथिंग हैपेंड। ये हमें बताती है
कब चीज हुई है। पहले वहां था वेयर, कहाँ चीज हुई है, अब टाइम को बता रही है कि कब कोई चीज हुई है। फॉर एग्जाम्पल, वी सा द मूवी एट 3:30 दिस आफ्टरनून। हमने मूवी देखी 3:30 पे इसी आफ्टरनून में, ठीक है। अब यहाँ बता रही है कि जो प्रेपोजिशन है वो टाइम से रिलेटेड है। अब आप देखें, एट तो है, एट तो दोनों जगह पे यूज हुआ है, मतलब वो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस भी है और वो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम भी है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने गौर करना है कि अगर वेयर आया है कि कहाँ पर कोई चीज हुई है, तो वहां पे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस कहलाएगा एट, और अगर कब कोई चीज हुई है तो वहां पे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कहलाएगा, ठीक है, एट। अब हम बात करते हैं प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की। प्रपोजिशन जो है वो अपने अंदर इंक्लूड करती है डायरेक्शन भी, और ये है जी स्पेटियल रिलेशनशिप्स। वैसे इसे स्पेशियल रिलेशनशिप्स भी बोलते हैं, स्पेटियल रिलेशनशिप्स भी बोलते हैं। ये ऐसे रिलेशनशिप जाहिर करती है जो एक का दूसरे से रिलेशनशिप बताएं, एज वेल एज अदर एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का आपको मतलब पता होगा, ऐसी चीजें जो जस्ट महसूस की जा सके, देखी ना जा सके, दैट इज बियॉन्ड आवर एग्जिस्टेंस, बियॉन्ड आवर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। सो ये टाइप्स हैं रिलेशनशिप की। प्रपोजिशन इंडिकेट करवाती है डायरेक्शन, स्पेटियल किस्म के रिलेशनशिप्स, और साथ ही साथ एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स। फॉर एग्जांपल, लुक टू द लेफ्ट एंड यू विल सी द मूवी थिएटर। आप अपने लेफ्ट पे देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, मूवी थिएटर। लुक टू द लेफ्ट, यहाँ पे जो लेफ्ट है वो किसको डायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्शन को, ठीक है, और टू जो है वो उससे पहले है। अब यहाँ देख लेते हैं, सम prepositions आर ऑफ 2 और 3 वर्ड्स। ये फ्रेजेस कहलाती हैं, prepositional फ्रेजेस होती हैं ये, ठीक है। इसको हम कॉम्प्लेक्स preposition भी बोलते हैं या फिर prepositional फ्रेजेस भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही गॉट द जॉब इन स्पाइट ऑफ हिज पुअर रिजल्ट्स। ही गॉट द जॉब इन स्पाइट ऑफ हिज पुअर रिजल्ट्स। इन स्पाइट ऑफ जो है ये हमारी क्या है जी, prepositional फ्रेज या फिर कॉम्प्लेक्स preposition। लेट्स रिपीट इट। हमने पढ़ा preposition ऑफ प्लेस को, ये जो बात कर रही है वेयर, कहाँ की। preposition ऑफ टाइम को, जो बात कर रही है कब की। और यहाँ पे preposition है डायरेक्शन से रिलेटेड, स्पेशल किस्म के रिलेशनशिप्स, जो एक वर्ड का दूसरे वर्ड से रिलेशनशिप जाहिर करे इन ऑर्डर टू कॉन्टेक्स्ट। और उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स की, जो सिर्फ और सिर्फ महसूस किए जा सके। देन वी हैव 2 और 3 वर्ड फ्रेजेस, और वो जो फ्रेजेस हैं वो प्रपोजिशन ही होती हैं, और जब वो आपस में मिल जाएं तो वो कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन बन जाती हैं। अब यहाँ पे अभी तो मैं बात कर रही थी प्रपोजिशन की फॉर्म्स की, जो कि किसके हवाले से थी, टाइम के हवाले से, प्लेस के हवाले से, डायरेक्शन या मूवमेंट के हवाले से, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी रियल टाइप्स की। यहाँ पे है हमारे पास सिंपल प्रपोजिशन। सिंपल प्रपोजिशन आप जानते हैं ये कंसिस्ट होती है ओनली वन वर्ड के ऊपर, जैसे कि इन है, ऑन है, एट है, ओके। फिर हमारे पास आती है डबल प्रपोजिशन, ठीक है। डबल प्रपोजिशन के अंदर हम लोग कंसिस्ट करती है मोर देन वन वर्ड, एक वर्ड से ज्यादा वर्ड पे मुश्तमिल होती है, जैसे इन स्पाइट, ठीक है। इन है, इसके अंदर स्पाइट है, अपॉन, अप है और ऑन है, ठीक है। इसके बाद होती है हमारे पास कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड प्रपोजिशन कंसिस्ट करती है 2 और मोर वर्ड्स पे, जिसे हम कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन भी बोलते हैं और कंपाउंड प्रपोजिशन भी बोलते हैं। अब ये होती है, जैसे अभी मैं पीछे एग्जांपल पढ़ा के आई हूँ, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, एज वेल एज, ये हमारी प्रपोजिशंस है। पार्टिसिपल प्रपोजिशन जो होती है वो कंसिस्ट करती है वर्ड्स दैट विल एंड इन ing, ठीक है। एक ऐसी प्रपोजिशन जो ing पे एंड करती है वो हमारी कौन सी प्रपोजिशन कहलाती है, पार्टिसिपल प्रपोजिशन। देन डिस्गाइज्ड प्रपोजिशन, फॉर एग्जांपल, बाय जो है उसको हम चेंज कर देते हैं कभी कभी बी में, ठीक है। ऑन को हम चेंज कर देते हैं आ में, ऑफ को हम चेंज कर देते हैं कभी कभी ओ में। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखें 5 o'clock, यहाँ पे 5 ऑफ क्लॉक है, ठीक है, तो हम इसे किस में चेंज कर देते हैं, ऑफ को ओ में, और साथ में इसके एक अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, दैट इज डिस्गाइज्ड प्रपोजिशन। फ्रेज प्रपोजिशन, ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि फोर्स करता है किसी भी एक सिंगल प्रपोजिशन को कि वो उसके साथ आके मिल जाए, और वो उससे क्या बना लेता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना लेता है। फॉर एग्जांपल, फ्रेज प्रपोजिशन, ठीक है। जो अभी हम पीछे फ्रेजेस और प्रपोजिशन जो है उससे रिलेट करके पढ़ के आए हैं। कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और फ्रेज प्रपोजिशन एक ही प्रपोजिशन के नाम भी हो सकते हैं।
फिर मैंने आपको फॉर्म के हवाले से टाइप्स बताई हैं, सिंपल टाइप्स आप पढ़ के आ गए हैं। आप फॉर्म के हवाले से देख लें, यहाँ पे प्लेस का है, टाइम का है, मोमेंट या डायरेक्शन का है। ये मैंने थोड़ा सा और इलेबोरेट करने की कोशिश की है। यहाँ पे कहते हैं दीज आर यूज्ड टू डिस्कस वेयर समथिंग हैज टेकन प्लेस और वेयर इट विल बी टेकन प्लेस, मतलब कब हो रहा है, कब होना है या कब होगा। ठीक है, वेयर कहाँ हो रहा है, कहाँ होना है और कब होगा। और इसके हवाले से मैं आपको बताती चलूं, ये प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों में ही यूज हो सकती है। देयर आर ओनली 3 टोटल प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस देम अबव। यहाँ पे अब ये कौन कौन सी होंगी, इन होगी, ऑन होगी और एट होगी। ठीक है, इसके बारे में आगे मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। प्रपोजिशन ऑफ टाइम, आप प्रपोजिशन ऑफ टाइम डिस्कस करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम या किसी पीरियड को, जैसे सिंस और फॉर का यूज मैंने आपको बताया था। सिंस कौन से टाइम में यूज होता है और फॉर कौन से टाइम में यूज होता है। इसके अलावा ये किसी भी डेट को रेफर करवा सकती है जो किसी दिन में, यानी वीक के किसी दिन में हुई हो। और यहाँ पर जो प्रपोजिशंस हैं वो आगे डिस्कस की गई हैं। आगे हम बात करते हैं मूवमेंट की या डायरेक्शन की। ये जो प्रपोजिशंस हैं ये यूनिक किस्म की होती हैं। ठीक है, ये डिस्कस करवाती हैं किसी भी किस्म की मूवमेंट या डायरेक्शन विच समथिंग इज ट्रेवलिंग एंड हैज ऑलरेडी ट्रेवल्ड। यानी कभी आपने सुना है कि कोई चीज जो है कहीं से आ रही है, वो मूवमेंट कर रही है, तो उसमें जो प्रपोजिशन यूज होगी वो होगी प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट या डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोजिशन ऑफ प्लेस की। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के अंदर आप देखें, अगर इन है तो वो यूज होगा इंडिकेट करने के लिए एक प्लेस को इनसाइड अ रूम। वो प्लेस बताएगा या तो हम इनसाइड अ रूम, एक रूम के अंदर है, किसी घर के अंदर है, किसी टाउन में है, किसी सिटी में है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉच टीवी इन द लिविंग रूम। आई वॉच टीवी इन द लिविंग रूम। आई लिव इन न्यू दिल्ली। ठीक है, आई लिव इन मुल्तान, आई लिव इन राजनपुर, आई लिव इन लाहौर। ठीक है, यहाँ पे जो इन है वो इंडिकेट करवाएगा किसी भी सिटी, टाउन, हाउस या रूम को। ठीक है, ये कहाँ पे यूज होगा, इंडिकेशन ऑफ अ प्लेस पे। एट की अगर बात करें, ये एक एग्जैक्ट पोजीशन बताएगा या प्लेस और इवेंट की। यहाँ पे क्या है जी, वो इंडिकेट करवा रहा है सिर्फ इनसाइड, किसी भी चीज के इनसाइड को। यहाँ पे जो एट है वो किसी भी प्लेस और इवेंट की पोजीशन को बताएगा। जैसे शी मेट हिम एट द कॉन्सर्ट, ये प्लेस बता रहा है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा है और प्लेस बता रहा है। ऊपर वाला जस्ट प्लेस, वो भी इनसाइड प्लेस बता रहा था। और जो ये एट है वो क्या बता रहा है जी, वो इवेंट बता रहा है और प्लेस की पोजीशन बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट हिम एट द डोर। ठीक है, ऑन की अगर बात करें, ये अबव अ सरफेस। सिंपली अगर मैं आपको ऑन के बारे में बताऊं, तो जो ऑन है वो किस चीज को जाहिर करता है जी, वो एक सरफेस को जाहिर करता है, किसी भी चीज की सरफेस को जाहिर करता है ऑन। ठीक है, जैसे दिस बुक इज ऑन द टेबल, द पेपर इज ऑन माई डेस्क, या फिर ही इज वेटिंग ऑन द बस स्टॉप। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करें ऑन की, तो ये सरफेस को, एक पर्टिकुलर साइड को, किसी भी फ्लोर की या हाउस की। और फॉर टेलीविजन की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ इसके जो यूजेस हैं वो क्या है जी, फर्स्ट वन इज सरफेस को जाहिर करता है। सेकेंड, ये डेट्स और डेज को जाहिर करता है। सरफेस की एग्जांपल जैसे मैंने दी है, द बुक इज ऑन द टेबल। डेट और डेज की अगर मैं एग्जांपल दूं, ही विल कम ऑन वेंसडे। ठीक है, दे मेट मी ऑन संडे। और अगर डेट की बात करूं, आई वॉज बर्न ऑन 26 जनवरी 1996। ओके, और ये इस्तेमाल होता है किसी भी डिवाइस या मशीन से रिलेटेड, उनको दिखाने के लिए जिस मशीन या डिवाइस पे आप काम कर रहे होते हैं। जैसे कि ही इज ऑन द फोन, वो फोन पे बात कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि द शो विल बी टेलीकास्टेड ऑन टीवी। द शो विल बी टेलीकास्टेड ऑन टीवी। ठीक है, इसके अलावा इसका एक और यूज भी है, ये बॉडी पार्ट्स को रिलेट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे माय मदर किस्ड मी ऑन फोरहेड, मेरी मदर ने मुझे किस किया ऑन फोरहेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई चीज लगे, गिरे या आपको छू जाए तो क्या यूज होगा, ऑन यूज होगा। ठीक है, ऑन बहुत ज्यादा यूज होता है, इसीलिए मैंने आपको इसके डिटेल में यूजेस बताए हैं। अब फ्रॉम की बात करें, इन अ सेंस ऑफ वेयर फ्रॉम, मतलब ये वेयर फ्रॉम कहाँ से में वेयर फ्रॉम से यूज होता है। आई ब्रॉट ड्रेसेस फ्रॉम द मॉल, मैंने ड्रेसेस खरीदे कहाँ से, मॉल से। मतलब ये क्लियर बता रहा है हमें कि कहाँ से ड्रेसेस खरीदे गए हैं। अंडर या बिलो की बात करें, ये एक ही मायने में आ जाता है।
लोअर और अबव समथिंग, किसी भी चीज को लो या अबव करने के लिए, जैसे द बर्ड्स आर फ्लाइंग बिलो द क्लाउड्स, वो बादलों के नीचे उड़ रही हैं, बिलो द क्लाउड, अंडर द क्लाउड, ठीक है। अब यहाँ पे बाय, नियर, बिसाइड, नेक्स्ट टू, ये इस्तेमाल होते हैं एडजेसेंट टू समथिंग, किसी चीज को एडजस्ट करने के लिए, जैसे कि दिलीप इज वेटिंग बाय द कार, ठीक है, वो कहाँ पे वेट कर रहा है, बाय द कार, कार के साथ ही, ठीक है। बाय, नियर, नजदीक, बिसाइड एंड नेक्स्ट टू, जो इस्तेमाल होते हैं वो एडजेसेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, किसी भी चीज को, उसको डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ओवर की अगर बात करें, एक्सीडिंग, ओवरकमिंग एन ऑब्स्टेकल, किसी भी ऑब्स्टेकल, रुकावट जो है ना, उसको एक्सीड, पार करने के लिए इस्तेमाल होता है, ओवरकम करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे कि दे क्लाइम्ड ओवर द वॉल, ठीक है, उन्होंने क्लाइम किया ओवर द वॉल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इस्तेमाल होता है ही इज ओवर 70 years old, मतलब उसने 70 साल क्या कर लिए, क्रॉस कर लिए हैं, ठीक है, उसने ओवरकम कर लिए हैं, उसने एक्सीड कर लिए हैं किसी भी रुकावटों को, ऑब्स्टेकल्स को, ठीक है। He is over 70 years old. Okay? अब preposition of place में कुछ और prepositions भी शामिल है, ठीक है। अब के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, किसी भी हायर प्लेस और पोजीशन के लिए यूज होता है, इसकी एग्जांपल भी आगे दी है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। आफ्टर जो है, वन फॉलोज द अदर, आफ्टर में एक जो है वो दूसरे को फॉलो करता है, जैसे ही रन आफ्टर हर विद द बुक्स, वो उसके पीछे गया विद द बुक्स, किताबों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ही रन आफ्टर हर, वो उसके पीछे गया विद द बुक्स के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे जो आफ्टर है, एक फॉलो कर रहा है दूसरे को। बाय का मैं पहले ही बता गई हूँ कि ये नियर या साइड वाली चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। बीनीथ, अंडर की तरह इस्तेमाल होता है, बिल्कुल। नेक्स्ट टू या बिसाइड, सेम अंडर की तरह इस्तेमाल होता है, एट द साइड ऑफ समथिंग और समवन, जैसे कि वी ले बिसाइड द पूल टू ड्राई ऑफ इन द सन, ठीक है। नियर और क्लोज टू सेम यूज होता है। बिटवीन की अगर बात करें, ये जो है ना, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कंपैरिजन करने के लिए शो होता है, समथिंग इन द मिडल ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जैसे कि देयर इज अ गफ बिटवीन द टू सिटीज, खला है इन दोनों सिटीज के दरमियान में। among, in the middle of और सराउंडेड बाय अदर पीपल और थिंग, यानी ये मिडल के लिए यूज होता है, या फिर मुख्तलिफ चीजें अगर किसी चीज को घेरे हुए हों तो उनके लिए इस्तेमाल होता है। द गर्ल क्विकली डिसअपियर्ड अमंग द क्राउड, द गर्ल क्विकली डिसअपियर्ड, वो डिसअपियर हो गई अमंग द क्राउड, क्राउड में से। इन फ्रंट ऑफ, किसी भी चीज का फ्रंट या फॉरवर्ड बैक जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। बिहाइंड, किसी भी चीज को बैक करने के लिए, किसी भी पर्सन को बैक करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, द हॉर्स फॉल बिहाइंड इन द रेस, मतलब वो नीचे गिर गया रेस में, ठीक है। अक्रॉस फ्रॉम या अपोजिट, अक्रॉस फ्रॉम, इन अ पोजीशन फेसिंग समवन और समथिंग बट ऑन द अदर साइड, जब हम कोई एक पोजीशन फेस कर रहे हो, एक मुश्किल की अगर बात करूं वो फेस कर रहे हो, बट ऑन द अदर साइड, फॉर एग्जांपल द हॉस्पिटल इज अपोजिट टू द पोस्ट ऑफिस, ठीक है। अंडर जो है पहले ही बता चुकी हूँ मैं आपको, बीनीथ और अंडर सेम में यूज होते हैं, बिलो सेम में यूज होता है। ओवर का बता चुकी हूँ, किसी चीज को कवर करने के लिए या ओवरकम करने के लिए या एक्सीड करने के लिए इस्तेमाल होता है। दीज आर preposition ऑफ प्लेस। अब बात करते हैं preposition ऑफ टाइम की। preposition ऑफ टाइम में एट जो है वो किसी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम को जाहिर करेगा, यानी किसी सेंटेंस में अगर एट यूज हो रहा है तो वो सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल मीट यू एट लंच टाइम, ठीक है। ऑन जो है यहाँ पे पहले मैं बता के आई थी, ऑन किसके लिए इस्तेमाल होता है, सरफेस के लिए, वो होता है प्लेस में सरफेस के लिए। अब ऑन इस्तेमाल यहाँ पे होगा डेज एंड वीकेंड्स के लिए। इसके 4 यूजेस हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसका जो सेकंड यूज है वो डेट और डेज के लिए है, इसकी मैं एग्जांपल दे चुकी हूँ, ही विल कम ऑन वेंसडे, या फिर ही विल मेट मी ऑन संडे, या इसके अलावा आई वाज बॉर्न ऑन 26 जनवरी 1996 एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगर इन की बात कर लें हम लोग, तो इन पहले किस चीज के लिए इस्तेमाल होता था जी, इन इस्तेमाल होता था किसी चीज के इनसाइड के लिए। अब यहाँ पे सर्टेन पीरियड्स ऑफ टाइम, मंथ, सीजन एंड मॉर्निंग्स के लिए यूज होगा। अगर वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मंथ, सीजन एंड मॉर्निंग्स के लिए यूज हो रहा है तो वो होगा preposition ऑफ टाइम। जैसे कि इट गेट्स कोल्ड इन विंटर, विंटर में क्या हो जाती है, सर्दियां हो जाती हैं। अब सिंस और फॉर पहले बता चुकी हूँ आपको, इसका दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। ये एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है जी सिंस, और उसके बाद अगर पीरियड ऑफ टाइम होता है तो उसके लिए यूज होता है फॉर।
He has been living in Jaipur since 2010. यहाँ पे देखिए एक सर्टेन टाइम बता दिया गया, पॉइंट ऑफ टाइम क्लियर है हमारा. एंड शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर मोर देन 10 आवर्स. अब हमें नहीं पता कि वो सुबह के 10 आवर्स हैं, वो दोपहर के हैं या फिर वो रात के हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज फुली क्लियर हो, एग्जैक्ट हो, तो वो उसके लिए सिंस यूज होगा. और जिसमें थोड़ा सा मुबहम हो जाए, थोड़ा सा अमलगमेशन हो जाए किसी चीज की, तो उसके लिए यूज होगा फॉर. अब बात करते हैं हम अगो की. A certain time in the past. Past में कोई एक अच्छा certain time गुजरा. For example, he come to Jaipur 2 years ago. वो 2 साल पहले जयपुर आया था. ठीक है, अब यहाँ पे बिफोर की बात करते हैं. बिफोर अर्लियर के लिए यूज होता है. अर्लियर देन अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब टाइम तो हो लेकिन वो अर्लियर में हो. जैसे कि he goes for a walk before dawn. dawn जो है वो सुबह सवेरे होती है, तो सुबह सवेरे होने से पहले वो कहाँ जाता है? वॉक पे जाता है. अब यहाँ फ्रॉम की बात कर लेते हैं. पहले भी हम फ्रॉम की बात करके आ चुके हैं, वो हमने की थी जी प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के अंदर. अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम की. तो जो टाइम है, व्हेन समथिंग स्टार्ट, कब कोई चीज स्टार्ट हुई थी. जैसे द शॉप रिमेन्स ओपन फ्रॉम 9:30 AM टिल 10 PM. ओके, अब यहाँ पे देखें दो जो प्रपोजिशंस है ना वो यूज हुए हैं, फ्रॉम और टिल. सॉरी, ओके, जस्ट अ सेकेंड. अब हम लोग बात करते हैं जी टिल की और अनटिल की. अप टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, ये एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है. ही वेटेड अनटिल 6:30. ठीक है, अब ये जो टिल है किसके लिए यूज हो रहा है जी, और अनटिल किसके लिए यूज हो रहा है? एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. अप टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एक ऐसा सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जो हो सकता है. ठीक है, फ्रॉम जो है उसके अंदर समथिंग स्टार्ट कैसे हुई थी, और यहाँ पे जो टिल और अनटिल है वो हो रहा है सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम अप टू के कब तक हो सकता है. देखें जैसे पहली एग्जांपल के अंदर शॉप जो है वो ओपन कब हुई थी? 9:30 पे, और उसके बाद वो जो एंड है वो कब हो रही है? 10 PM. ओके, बाय की अगर बात करें हम, तो बाय जो है वो नॉट लेटर देन, एट और बिफोर. बाय जो है वो नॉट लेटर देन, मतलब इतना ज्यादा देर ना हुई हो किसी चीज को. ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल होता है. जैसे ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल बाय 5 o'clock. ठीक है, वो राइट 5 o'clock जो है ना, उसको इतना लेटर, इतनी लेट नहीं होता. वो जो स्कूल है ना उससे रिटर्न करता है 5 o'clock पे. ठीक है, अब प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो है उसके अंदर ये जो एक्स्ट्रा है ये भी मैं दोबारा बता देती हूँ. ड्यूरिंग. ड्यूरिंग जो है वो यूज होता है व्हेन समथिंग हैपन विद इन द टाइम समथिंग एल्स इज हैपनिंग, मतलब कुछ चीज पहले ही हो रही हो लेकिन क्या हो जी, दोबारा कोई चीज जो है वो हैपन हो जाए. ये यूज होता है कोई चीज पहले हो रही हो और दोबारा से इस्तेमाल हो जाए. वी स्टेड एट अ स्टूडेंट हॉस्टल ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस, मतलब वहाँ पे कॉन्फ्रेंस चल रही थी और हमने वहाँ पे हॉस्टल में क्या किया? स्टे किया. फॉर दोबारा बताया मैंने पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लेकिन वो एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता, वो पीरियड ऑफ टाइम होता है. ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू बेड फॉर 2 hours और सो, मतलब यहाँ पे क्लियर नहीं है कि 2 hours कौन से वाले हैं. अनटिल और टिल ये एक सर्टेन टाइम के लिए यूज हो रहा है. वी वेट टिल या अनटिल 6:30 फॉर यू, तुम्हारे लिए इतना वेट कर सकते हैं. सिंस, फ्रॉम टू, अगो, बिफोर और बाय, ये मैं बता चुकी हूँ आपको, दोबारा से एक्सप्लेन करने की आई थिंक जरूरत नहीं है. तो ये हमारी है प्रपोजिशन ऑफ टाइम. पहले हमने बात की प्रपोजिशन ऑफ प्लेस की, अब हम बात कर रहे हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम की कि वो कहाँ यूज होते हैं. जैसे अब यहाँ देखें, अगर मैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, टाइम, लोकेशन तीनों की बात करूं, इन, ऑन और एट. ठीक है, अब जो इन है वो जनरल बेसिस पे यूज होता है. दिस इज द बिगर यूज. ठीक है, ये एक बिगर यूज है. ऑन जो है वो मोर स्पेसिफाई करने के लिए चीजों को यूज होता है, ये इसका स्मॉलर यूज है. और जो एट है वो बड़ा स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक यूज होता है, बहुत ज्यादा खास बनाने के लिए यूज होता है, और वो उसका स्मॉलेस्ट यूज है. ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देखें, इन जो है इसके लिए इस्तेमाल होगा ये सेंचुरीज में. जैसे द 80s, डिकेड्स में द 80s, ईयर हो गया 1970 से 1981, मंथ हो गया जुलाई या मई, वीक्स हो गए जैसे 2 weeks. और ये इस टाइम के लिए हम क्या यूज करेंगे? इन. ओके, ऑन कहाँ पे यूज होगा? जब हम लोग पूरी डेट बताएंगे, May 7, 1964,
या डेज में हम बताएंगे माई बर्थडे इज ऑन, ठीक है, अब समझ आ रहा है। अब वीकेंड्स का जैसे बताएंगे फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे को क्या होता है, जुम्मा होता है, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको क्या पता चला, इन जो है वो बिगर यूजेस के लिए, जैसे कि कोई सेंचुरीज की बात हो रही हो, डिकेड्स की बात हो रही हो, ईयर्स की बात हो, मंथ्स की या वीक्स की बात हो, ठीक है। ऑन जो है वो यूज होगा एग्जैक्ट डेट बताएंगे जिसमें हम, डेज बताएंगे जिसमें हम, या कोई वीकेंड डे बताएंगे। एट जो है जस्ट हम बता देंगे 7 AM, 12 o'clock, 5 PM, ठीक है, इस तरीके से क्या होगा जी, एट इसमें यूज हो जाएगा। अब अगर हम लोकेशन की बात कर लें तो हम क्या कहेंगे, इंग्लैंड जो है लोकेशन क्या है जी, इंग्लैंड जो है किस कंट्री में है जी, उसके बारे में बता रहे हैं हम, उसके लिए इन यूज होगा। लंदन एक सिटी है, उसके लिए इन यूज होगा। अब उसके बाद चाइना टाउन जो है वो एक नेबरहुड है किसकी, लंदन की। इंग्लैंड है, इंग्लैंड के अंदर क्या है जी, कंट्री है, कंट्री के अंदर क्या है, लंदन है। लंदन के अंदर एक टाउन है, उसका नाम है चाइना टाउन, ठीक है, ये इसका नेबरहुड टाउन है। तो इन तमाम चीजों की लोकेशन के लिए हम क्या लगाएंगे, इन। लेकिन अगर हम लोग इसको मोर स्पेसिफिक बनाने की कोशिश करें, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, अब मैं गलियों की बात पे आ जाऊं, मैं कंट्री की बात नहीं कर रही, मैं सिटी की बात नहीं कर रही, मैं किसी कस्बे या टाउन की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ किसी स्ट्रीट की या फिर किसी एवेन्यूज की, मतलब कॉर्नर्स की मैं अगर बात कर रही हूँ तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगी, ऑन। और अगर मैं परफेक्ट फुल एड्रेस बता दूं, जैसे कि 734 ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, या फिर ये जो स्टोर है यहाँ पे लोकेटेड है, तो उस लोकेशन के लिए यूज होगा एट। आई होप आपको ये चार्ट समझ आ गया होगा। अब है जी हमारी प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट या प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन भी इसे बोलते हैं। टू, ये यूज होता है इंडिकेट करने के लिए एक डेस्टिनेशन को या डायरेक्शन को। जैसे द बॉयज गो टू स्कूल इन ग्रुप्स, बॉयज जो है स्कूल में जाते हैं ग्रुप्स ग्रुप्स में, यानी यहाँ पे वो उसकी डायरेक्शन बता रहे हैं। टूवर्ड्स, इन अ डायरेक्शन ऑफ समवन और समथिंग, अगर हम किसी डायरेक्शन की बात तो करें लेकिन किसी पर्सन को या किसी चीज को हम लोग पॉइंट आउट करें। फॉर एग्जाम्पल शी पुशेज हर फेस टूवर्ड हिम, उसने अपना फेस पुश किया उसकी तरफ। अच्छा, उसके बाद थ्रू की बात करें, ये मूवमेंट होती है फ्रॉम वन साइड टू अनदर, बट इन समथिंग सच एज लॉन्ग ग्रास और फॉरेस्ट, मतलब ये फॉरेस्ट या ग्रास या वहां पे आप जा रहे हो तो इसकी मूवमेंट है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉक थ्रू द जंगल, ठीक है, तो इस तरीके से। डेविड वॉक स्लोली थ्रू द वुड्स, देखें आगे आ गया। इनटू, इनटू देखें दो प्रपोजिशन से मिलके बना है, इन और टू से। ये मूवमेंट होती है जो एंटर करती है एक स्पेस में, यूजली विद अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस मूवमेंट, एक ऐसी मूवमेंट जो किसी खला या किसी स्पेस में जाने का बायस बने। जैसे डोंट पुट न्यू वाइन इनटू ओल्ड बॉटल्स, पुरानी बोतलों में नई वाइन ना भरो। तो यहाँ पे ये मूवमेंट जो है उसकी बात हो रही है एक स्पेस के अंदर जो एंटर करना चाहती है, यानी ये जो ओल्ड बॉटल्स हैं, और ये एक यूजुअली वर्ब जो है ना उसके साथ कॉन्टेन करती है। फॉर एग्जांपल न्यू एंड ओल्ड। ओवर की अगर बात करें, मूवमेंट एट अ हायर लेवल देन समथिंग एल्स, ये एक हायर लेवल की मूवमेंट होती है। फॉर एग्जांपल ही जंप्ड ओवर द वॉल, ठीक है। अक्रॉस की अगर बात करें, ये एक मूवमेंट होती है फ्रॉम वन साइड टू समथिंग टू द अपोजिट साइड, ठीक है, रोड या रिवर्स अपोजिट साइड। जैसे है द ट्रक स्किडेड साइडवेज अक्रॉस द रोड, मतलब उसने जो साइडवेज है ना उसकी तरफ वॉक करना, उसकी तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया अक्रॉस द रोड, ठीक है। अलोंग की अगर बात करें, ये मूवमेंट ऑफ समथिंग इन अ लाइन, एक लाइन में दैट फॉलोज द साइड ऑफ समथिंग लॉन्ग, ये किसी भी लॉन्ग साइड की मूवमेंट जो है ना उसको रिप्रेजेंट करवाती है। फॉर एग्जाम्पल वी वेंट फॉर अ वॉक अलोंग द बीच एट ट्विलाइट, ट्विलाइट का मतलब होता है जिसमें रात की रोशनी भी हो, और इसे मगरिब का टाइम भी वैसे बोलते हैं। फ्रॉम, फ्रॉम भी प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट में आता है। देखिए इनके डिफरेंट यूजेस हैं। द प्लेस वेयर समवन और समथिंग स्टार्ट, फ्रॉम में ये है कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पे समवन एंड समथिंग स्टार्ट हुआ था, इसकी वो मूवमेंट है। व्हाट टाइम डज द फ्लाइट फ्रॉम कोरिया अराइव्स, मतलब कोरिया की जो फ्लाइट है वो कब अराइव होगी, तो ये बता रहे हैं कि समथिंग जो है वो कब स्टार्ट होना है, ठीक है। अराउंड की अगर बात करें, ये मूवमेंट एक सर्कल में जो कि विसिनिटी है ऑफ समथिंग, किसी चीज को क्लियर करवाता है, मूवमेंट है सर्कल के अंदर। यहाँ पे हर हेयर जो है विप्ड अराउंड हर फेस इन द विंड, उसके जो बाल है ना वो हवा चलने से क्या हो गए, उसके फेस पे आ गए, विप हो गए, उसके फेस को उन्होंने ढांप लिया।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं ऑन टू की। दो प्रेपोजिशन से मिलके बना है। ऑन टू के मेरे पास कुछ और यूजेस भी राइट हुए हैं, मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। ऑन टू मूवमेंट को जाहिर करता है, मतलब कौन सी चीज ऊपर से किस तरीके से हरकत करती हुई सतह पे आके बैठ गई। फॉर एग्जांपल द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल, कैट ने जंप किया ऑन टू द टेबल, टेबल के ऊपर। मूव द बुक्स ऑन टू द शेल्फ, मतलब किताबों को मूव कर दो ऑन टू द शेल्फ, ठीक है, इसके लिए यूज होता है। अब किसी चीज के बारे में मुकम्मल आगाही देने के लिए भी ये यूज होता है इनफॉर्मल कन्वर्सेशन के अंदर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर कहा जाए द न्यू, वो जानते हैं, आई वॉज ऑन टू दिस प्लान, मतलब मुझे इस प्लान के बारे में पहले से पता था। या फिर ये मूवमेंट होती है किसी पोजीशन की सरफेस पे, जैसे यहाँ है आई स्लिप्ड एज आई स्टेप्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब मूवमेंट के लिए अब अक्सर यूज होता है, मूवमेंट के लिए यूज होता है ये हाई पोजीशन मूवमेंट के लिए। शी डजंट लाइक राइडिंग हर बाइक अप दीज हिल्स, ओके। डाउन मूवमेंट के लिए यूज होता है, इंडिकेट करवाता है मूवमेंट लोअर पोजीशन की, अप हाई पोजीशन की, डाउन लोअर पोजीशन की। ये इजियर है कि हम रन डाउन करें द हिल देन गो अप, मतलब नीचे उतरना तो आसान है लेकिन ऊपर चढ़ना पहाड़ी पे बहुत मुश्किल है। अदर टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस भी हमारे पास आ जाती हैं, जिसमें ओ डबल एफ ऑफ आ जाता है। ये एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट या व्हीकल के लिए यूज होता है। शी गॉट ऑफ द ट्रेन, सिंपल ऑफ जो है वो एक्सप्रेस करता है अमाउंट या ओनरशिप किसी चीज की। शी इज फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है। शो हर द पिक्चर ऑफ द प्लेस, सॉरी, शो हर द पिक्चर ऑफ द पैलेस। आउट ऑफ दो प्रपोजिशन से मिलके बना है। लिविंग अ व्हीकल और अ बिल्डिंग, मतलब ये लीव करने के लिए इस्तेमाल होता है किसी भी गाड़ी या किसी भी बिल्डिंग को, जैसे कि शी गॉट आउट ऑफ द लिफ्ट इन अ हरी। अबाउट, डीलिंग विद अ सर्टेन टॉपिक, वी वर टॉकिंग अबाउट द मूवी। बाय, अगेन यहाँ पे जो है एक मेथड के लिए यूज हो रहा है फॉर ट्रेवलिंग, ट्रेवल करने के लिए, जैसे दिस बुक वाज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, ठीक है। ये क्रिएट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए किसी भी चेंज को, किसी भी प्रोग्रेशन को। एट इंडिकेट करता है अक्सर एजेस को भी, ये बात याद रखिएगा, एट जो है वो एजेस को भी इंडिकेट करता है। जैसे शी लर्न टू ड्राइव एट 65, उसने ड्राइव करना सीखा 65 ईयर्स की एज में, व्हेन शी वाज 65 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, ऑन जो है मैं पहले बता चुकी हूँ, ये एक मेथड है ट्रैवलिंग का भी। यहाँ पे ही गॉट देयर बाय फुट, वो वहां पे गया था बाय फुट, फुट के जरिए। और इसी के साथ हम इसको चेंज करेंगे, प्लीज गेट ऑन द बस बिफोर इट स्टार्ट, बस पे बैठ जाओ बिफोर इट स्टार्ट, इससे पहले ये स्टार्ट हो जाए। ये ट्रैवलिंग मेथड के लिए यूज हो रहा है। फ्रॉम, ये ओरिजिन ऑफ चेंज इन स्टेट, ओरिजिन ऑफ चेंज इन स्टेट के लिए यूज हो रहा है, स्टेट में चेंजिंग। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम Ashish, it is a gift from Ali, and the fever went from bad to worse, fever जो bad से worse पे हो गया, ठीक है। ये हम क्या दिखा रहे हैं जी, ओरिजिन से नेक्स्ट स्टेट पे चेंज। इन जो है किसी कार या टैक्सी में एंटर होने के लिए भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई आस्क्ड हर टू गेट इन द कार। अब यहाँ पे मैं आपको ना टिप्स दूंगी प्रपोजिशन से रिलेटेड, और ये जो टिप्स हैं ये आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। अब प्रपोजिशन जो है इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल, द कॉफी इज ऑन द टेबल, ठीक है। एक प्रॉपर नाउन, एक प्रोनाउन और एक नाउन ग्रुप को फॉलो करती है। इसके साथ ही एक जेरेंड को भी फॉलो करती है। जेरेंड के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिसमें क्या होता है जी, एक वर्ब जो होता है वो नाउन के तौर पे किसी भी सेंटेंस के अंदर यूज हो रहा होता है और उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगी हुई होती है। तो टिप नंबर 1, व्हाट फॉलोज अ प्रपोजिशन, क्या चीज प्रपोजिशन को फॉलो करती है जी, वो हमारे हैं नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रोनाउन, नाउन ग्रुप या एक जेरेंड, ठीक है। प्रपोजिशन इज नेवर फॉलोड बाय अ वर्ब, ये एक वर्ब इसको कभी भी फॉलो नहीं करता। इफ अ प्रपोजिशन इज फॉलोड बाय अ वर्ब, तो उसके साथ यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लाजमी होनी चाहिए, मतलब उसको जेरेंड होना लाजमी है, ठीक है। आई ऑलवेज ड्रीम अबाउट विनिंग द लॉटरी, समझ आ गई होगी अब आपको। टिप नंबर 1, प्रपोजिशन को क्या फॉलो करता है। टिप नंबर 2, केसेस वेयर अ प्रपोजिशन इज नॉट फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, ऐसे केसेस जहां पे प्रपोजिशन फॉलो नहीं करती किसी भी ऑब्जेक्ट को, जबकि प्रपोजिशन के लिए किसी ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। यहाँ पे क्या है जी, द ऑब्जेक्ट इन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज अंडरस्टूड। फर्स्ट वन इज द ऑब्जेक्ट इन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन के अंदर कौन सा प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन लगा हुआ, अगर वो हमें समझ आ जाए तो हम उसमें प्रपोजिशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर उसका ऑब्जेक्ट भी नहीं है तो। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज समथिंग विद विच आई कैन नॉट अग्री,
तो ये सेंटेंस गलत है क्योंकि इसके साथ हम लोगों ने क्या किया है जी, अग्री के साथ विद नहीं लगाया, विद क्या थी, एक प्रपोजिशन थी। तो यहाँ पे होगा देयर दैट इज समथिंग, जो विद है वो कहाँ जाएगा, अग्री के बाद जाएगा। देयर दैट इज समथिंग आई कैन नॉट अग्री विद, ठीक है, दैट इज समथिंग विद विच जो है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, प्रपोजिशन लास्ट में आ जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे जरूरत नहीं होगी अगर हमने इंटेरोगेटिव जो है उसके बारे में बात करनी है। सेकंड है द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन इज रिलेटिव प्रोनाउन, दैट हो, अगर वो पहले क्या था जी, वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो, अब अगर रिलेटिव प्रोनाउन हो, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द बुक ऑफ दैट ही ऑलवेज टॉक्स। अब देखिए ये गलत लग रहा है फुली, तो दिस इज द बुक, ये ऑफ दैट जो है इसको हम चेंज करेंगे, ऑफ को लास्ट में ले जाएंगे, दिस इज द बुक ही ऑलवेज टॉक ऑफ, जिसके बारे में वो हमेशा बात करता है, ही ऑलवेज टॉक्स ऑफ। तीसरा है preposition is placed after the infinitive if the infinitive qualifies the noun। infinitive के बारे में आप जानते हैं, to के बाद अगर verb की first form लगी हो that is infinitive, ठीक है। जैसे यहाँ पे he give me a pen to write, तो यहाँ पे मैं इसको करूंगी he give me a pen to write with, to write with, तो ये infinitive जो है उसके बाद to write क्या है हमारा infinitive है ना, उसके बाद क्या लग जाएगी, एक preposition इस sentence को correct करने के लिए, ठीक है। टिप नंबर 3 जो है हमारे पास वो है प्रपोजिशन विद प्रोनाउंस। प्रपोजिशन प्रोनाउंस के साथ कैसे यूज होगी, इफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन इज अ प्रोनाउन देन इट शुड बी इन द ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ये बात याद रखिएगा, ये आप पढ़ के आ चुके हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और इनके ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि है मी, हर, देम एक्सेट्रा। और सब्जेक्टिव फॉर्म आई, शी, दे में यूज नहीं होगा। मतलब अगर एक प्रपोजिशन प्रोनाउन को फॉलो कर रही है तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म को फॉलो करेगी, नॉट द सब्जेक्टिव फॉर्म। जैसे कि दिस इज फ्रॉम माई वाइफ एंड आई, तो इसकी जगह पे मैं लिखूंगी दिस इज फ्रॉम माई वाइफ एंड मी, आई की जगह क्या लगाऊंगी, मी लगाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे ओमिशन ऑफ प्रपोजिशन, कहीं कहीं पे हम प्रपोजिशन को ओमिट भी कर देते हैं, डिलीट भी कर देते हैं। अब यहाँ देखें, अब ऊपर मैंने कुछ यहाँ वर्ब्स दिए हैं, अवेट है जिसके अंदर लेक है, रिग्रेट है, कंसर्न है, बोर्ड है, इंश्योर है, और ये सारी की सारी वर्ब वगैरह हैं। तो यहाँ पे वेयर दीज वर्ब्स आर यूज्ड इन एक्टिव फॉर्म नो preposition is used after them। जब ये वर्ब जो है एक्टिव फॉर्म में हो तो इनके बाद कोई भी preposition नहीं लगेगी। जैसे कि she resembles with her sister बिल्कुल भी नहीं आएगा, she resembles her sister ही आएगा। I will discuss about the subject with the teacher नहीं आएगा, I will discuss the subject with the teacher आएगा, ओके। अब यहाँ पे ओमिशन ऑफ प्रपोजिशन टू जो है वो भी यूज होता है व्हेन वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन लाइक एडवाइस, टेल, आस्क, बेग, कमांड, ये जो है वर्ब जो है यूज हो तो हम लोग क्या करेंगे जी, हम लोग टू जो है उसको यूज नहीं करेंगे। आई एडवाइज्ड टू हिम टू गो नहीं करेंगे, आई एडवाइज्ड हिम टू गो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टिप नंबर 4 क्या है, कहीं कुछ जगहों पे कुछ जो वर्ब्स हैं उनके बाद हम लोग प्रपोजिशन जो है वो अवॉइड करते हैं। टिप नंबर 5 सिंस के लिए है। सिंस एज अ प्रपोजिशन यूज होता है एक्सप्रेस करने के लिए किसी डेफिनेट मुतनाही किस्म के टाइम को जो पास्ट में या प्रेजेंट में हो, जैसे कि द पर्सन इज मिसिंग सिंस लास्ट मंडे, मंडे के बारे में बताया गया है कि एग्जैक्ट पॉइंट पीरियड, ये जो एग्जैक्ट पीरियड ऑफ टाइम है इसका क्या है। सिंस जो है वो एज कंजंक्शन जो है जब ज्वाइन कर रहा हो दो सेंटेंस क्लॉजेस को तो भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे मैनी थिंग्स हैव चेंज्ड सिंस आई लेफ्ट द सिटी, बहुत सी चीजें बदल चुकी थी इससे पहले मैंने सिटी को लेफ्ट किया। और सिंस एज एडवर्ब भी यूज होता है, ये एक्सप्रेस करता है टाइम को पास्ट टिल नाउन में, मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सन लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल ही लेफ्ट द सिटी इन 1998 एंड आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, मैंने उसे देखा ही नहीं है उसके बाद। अब टू और बिसाइड की अगर बात करें, टू एज अ प्रपोजिशन भी वर्क करता है, आई एम यूज्ड टू ड्राइविंग, ठीक है। टू जो है एज इन्फिनेटिव भी काम करता है, जैसे कि आई लव टू ड्राइव, ठीक है। बिसाइड और बिसाइड्स जो है, शी सेट बिसाइड द टेबल, यहाँ पे जो बिसाइड है उसका मतलब है नियर, और जो बिसाइड्स है यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ डांसेस की बात की गई है, ये इंडियन डांसेस हैं जो कि है एक ये भरतनाट्यम है जो लर्न करती है, मतलब उसे कथक और भरतनाट्यम दोनों जो है ना वो सीखने हैं। यहाँ पे जो बिसाइड है वो एक एडिशन कर रहा है, एक जमा कर रहा है। ऑन वर्सेस इन एंड अपॉन,
अब ऑन जो और इन जो है इसकी बात कर लेते हैं। ऑन और इन की, इन यूज होता है रेफर करने के लिए किसी भी चीज को स्पेसिफाइड टाइम के अंदर, और ऑन यूज होता है किसी एग्जैक्ट टाइम से रिलेट करवाने के लिए, लेकिन ऑन द सरफेस ऑफ इट, ठीक है, उसकी सरफेस पे। जैसे द ट्रेन विल लीव इन 10 मिनट्स एंड द ट्रेन इज ऑन टाइम, यानी अगर हम लोग एक स्पेसिफिक टाइम की बात करेंगे, लीव इन 10 मिनट्स, तो हम इन लगाएंगे, और अगर हम एग्जैक्ट टाइम जो है उससे रिलेट करेंगे, सरफेस की बात करेंगे, तो हम ऑन लगाएंगे। ऑन एंड अपॉन में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने ऑन और अपॉन का एक एक्स्ट्रा डिफरेंस भी राइट किया हुआ था, मैं आपको बताती हूँ अभी। ऑन और अपॉन जो है वो प्रेपोजिशन कन्वे करते हैं सेम मीनिंग, अक्सर सेम मीनिंग कन्वे करते हैं, बाजू का तो इंटरचेंजेबल भी हो जाते हैं, मतलब ऑन की जगह अपॉन लगा दिया जाता है और अपॉन की जगह ऑन लगा दिया जाता है। हाउएवर सम केसेस, इन सम केसेस ऑन जो है वो यूज होता है डोनेट करने के लिए एक पोजीशन को, और अपॉन यूज होता है डोनेट करने के लिए मूवमेंट को, ठीक है। अपॉन मूवमेंट को डोनेट करेगा और ऑन पोजीशन को डोनेट करेगा। जैसे द पिलो इज ऑन द बेड, ठीक है, ये पोजीशन को शो कर रहा है। ही थ्रो द पिलो अपॉन द बेड, ये उसकी मूवमेंट को जाहिर कर रहा है, ठीक है। ऑन एक प्रपोजिशन ऑफ टाइम और प्लेस दोनों के लिए यूज होता है, पहले भी मैंने बताया है। जैसे कि द शॉप रिमेन क्लोज्ड ऑन संडे, ठीक है, ये टाइम के लिए यूज हो रहा है। एंड शॉप इज द शॉप इज ऑन द राइट, वो राइट साइड पे है, मतलब उसके राइट पे है, तो प्लेस के लिए यूज हो रहा है। अच्छा जी, इन वर्सेस इनटू और एट विद इन, ठीक है। अब ये इन जो है और एट जो है इनका डिफरेंस है। इन यूज होता है वाइडर और बिगर सेंस के लिए, किसी भी टाउन सिटी या कंट्री के लिए, पहले भी पढ़ के आए हैं हम। और जो एट यूज होता है डोनेट करने के लिए स्मॉलर प्लेसेस को, ये मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, एट स्मॉलेस्ट में आता है और इन बिगर में आता है। इन और इनटू की बात करें तो ये डोनेट करता है पोजीशन को, लेकिन ऐसी पोजीशन जो मोशन में हो। आई लिव इन दिस हाउस, ठीक है, ये इन जो है रेफर कर रहा है पोजीशन को, वेयर आई लिव। एंड आई वॉक्ड इनटू द हाउस, यहाँ पे इनटू रेफर कर रहा है मूवमेंट को टुवर्ड द हाउस, मतलब हाउस की तरफ मूवमेंट। इन और विद इन में जो फर्क है वो क्या है जी, इन यूज होता है स्पेसिफिक टाइम को यूज करने के लिए, फॉर एग्जांपल ही विल रिटर्न इन 5 मिनट्स, और जो विद इन है वो यूज होता है एंड ऑफ स्पेसिफाइड टाइम के अंदर, ही विल रिटर्न विद इन 5 मिनट्स। यहाँ पे क्या होगा जी, ही विल रिटर्न इन 5 मिनट्स, मतलब 5 से उसको ज्यादा भी लग सकता है टाइम, ठीक है। और ये जो है विद इन, इसमें वो एग्जैक्ट 5 मिनट के बाद ही आ जाएगा। प्रपोजिशन और एडवर्ब काफी कंफ्यूजन होती है। अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट से पहले जो प्रपोजिशन होगा वो होगा सिंपली प्रपोजिशन, और अगर जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो तो प्रपोजिशन ही वो एडवर्ब होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, आइडेंटिफाई करते हैं प्रपोजिशन को फ्रॉम एडवर्ब। और प्रपोजिशन ऑलवेज हैज एन ऑब्जेक्ट, किसी किसी रेयर केस के अंदर उसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। और एक जो एडवर्ब है वो नेवर हैज एन ऑब्जेक्ट, उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल प्लीज कम इन द किचन, इसमें ऑब्जेक्ट है द किचन, एंड प्लीज कम इन, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो प्लीज कम इन द किचन है, इसमें जो इन है वो है प्रपोजिशन, एंड प्लीज कम इन में जो इन है वो हमारा एडवर्ब है। बाय एंड विद की बात करें, यहाँ पे जो बाय और विद है, ही स्ट्रक द बर्ड, उसने बर्ड को निशाना बांधा विद एन एरो, एक एरो के साथ। यहाँ पे जो विद है यूज हो रहा है डोनेट करने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट को या फिर किसी इक्विपमेंट को। और यहाँ पे द बर्ड वाज स्टक बाय द आर्चर, यहाँ पे जो बाय यूज हो रहा है वो डूअर है किसी भी एक्शन का, यानी उसकी वजह से जो है ना एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है। अब ये मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज भी रखी थी स्पॉट द एरर की। He ordered for the employees transferred. I am concerned with your health, and Ravi is more concerned for getting the job done. I left home at Monday morning to catch a flight for Bangalore, and he is on the best play. He is one of the best player from India, and he takes pride of it. इनके अंदर काफी सारी mistakes हैं, और इनकी जो मिस्टेक्स हैं वो आप लोगों ने क्या करनी है, सॉल्व करनी है। और सॉल्व करने के बाद इसके जो आंसर्स हैं वो मैंने स्लाइड में आगे ही दिए हैं, आपने वो पहले देखने नहीं है, ठीक है, वो सॉल्व करना है और उसके बाद देखना है, जज करना है अच्छे से रीड आउट करके कि आपको प्रपोजिशंस जो है उनके यूजेस समझ आए हैं या नहीं आए हैं। ये ऐसे समझ नहीं आ जाते, काफी टफ है, काफी डिफिकल्ट है, इनको आपको बार बार रिमेंबर करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, तो ही आपको ये समझ आएंगे। इसके आंसर्स मैं दे चुकी हूँ, ठीक है। अब मैंने आगे कुछ प्रपोजिशनल फ्रेजेस जो है ना उनके सेंटेंसेस भी डाले हैं, ये आप लोगों की आसानी के लिए डाले हैं ताकि आप लोग इन्हें रीड आउट कर सकें।
और मैंने एक चार्ट भी डाला हुआ है जिसमें जो एट है वो कहाँ पे यूज होता है, इसकी एग्जांपल्स भी हैं, बाय, इन, ऑन, ये सारे जो पहले भी बता के आ चुकी हूँ, और एक चार्ट जो है ना उसके थ्रू भी आपको बताने की मैंने कोशिश की है। ठीक है, जस्ट एक प्रपोजिशनल वर्ब की बात कर लेते हैं हम। अब जब इतना कुछ पढ़ के आ गए हैं तो प्रपोजिशनल वर्ब को देख ही लेते हैं। आप प्रपोजिशनल वर्ब जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है वर्ब का और प्रपोजिशन का। सिंपली इसको एक वर्ब फॉलो करता है। सम वर्ब जो होते हैं वो रिक्वायर करते हैं स्पेसिफिक प्रपोजिशन को यूज होने के लिए आफ्टर देम इन द सेंटेंस, उनके बाद किसी भी सेंटेंस में। आफ्टर देम है नॉट बिफोर, याद रखिएगा, आफ्टर है नॉट बिफोर। जो कॉम्बिनेशन है इन वर्ड्स का वर्ब के अंदर वो रिक्वायर करता है किसी प्रपोजिशन को, इसीलिए उन्हें प्रपोजिशनल वर्ब कहा जाता है। फॉर एग्जांपल शी इज वेटिंग फॉर हिम, ठीक है, वर्ब प्लस प्रपोजिशन, वर्ब है वेटिंग, फॉर जो है हमारा क्या है जी प्रपोजिशन, ये प्रपोजिशनल वर्ब बन गया। ही इज नॉकिंग एट द डोर, ठीक है, उसके बाद शी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, द किड्स आर लाफिंग एट द जोकर, वी बिलीव इन गॉड एंड शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एग्री विद यू। ठीक है, ये प्रपोजिशनल वर्ब या डिपेंडेंट प्रपोजिशन जो होता है इनका ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, वो मैं बता चुकी हूँ। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, द डोर है, म्यूजिक है, जोकर है, गॉड है, फीवर है, और साथ में यू भी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी दिखाए हैं, जैसे कि टेक है वो किसके साथ यूज होता है, रीड किसके साथ यूज होता है, यहाँ पे दिखाया गया है। पुट किसके साथ इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ पे उसका यूज है, ब्रेक का कहाँ कहाँ पे यूज है, और लास्ट में जो है मैंने एक पिक्चर डाली है उसमें सारी पोजीशंस भी बनी हुई हैं। इन और इनसाइड दिखाया गया है, ऑन दिखाया गया है ऊपर, एट दिखाया गया है, नियर करीब, अंडर, ओवर, इस तरीके से सारी जो प्रपोजिशंस हैं ये बताई गई हैं। ठीक है, आई थिंक प्रपोजिशन के बारे में काफी कुछ क्लियर हो गया होगा, प्रपोजिशनल यूजेस के बारे में। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं ग्रुप के अंदर। And there are only 16 candidates. Wow. कल के टेस्ट के बारे में अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज तो सबके माइक ऑन है, कोई भी माइक ऑन करके और मुझसे पूछ सकता है। और अगर क्लियर है तो बता दें आप लोग, मैं फिर एसएससी इंग्लिश के कैंडिडेट्स को एक छोटा सा टॉपिक करवा दूं। कोई बोलता ही नहीं है। चलिए खैर, वालेकुम अस्सलाम। मुझे तो लगता है कि मोबाइल ये जैसे मीटिंग में आके ना सारे अपने काम काज करने लग जाते हैं, हाजिरी होती रहती है, लग तो ऐसी रहा है। मैम जी क्लियर है, आप करवा दें। ओके ओके, थैंक यू। चलें जी, अब हम लोग जस्ट थोड़ा सा टाइम लेके और पढ़ते हैं रोमांटिक एज के बारे में, क्योंकि मैं एजेस डन करवा रही हूँ और हमारे पास सिर्फ रोमांटिसिज्म बची है, और रोमांटिसिज्म के बाद आई थिंक हम बस मॉडर्न करेंगे। पोस्ट मॉडर्न जो है उसके फीचर्स ही कर लेंगे, जस्ट वो इतनी अहम नहीं है, और जो एजेस हैं उनसे काफ़ी कुछ जो है आपको क्लियर हो गया होगा। आज तो मेरे पास रोमांटिक एज की भी ऑलमोस्ट 2 स्लाइड्स हैं, आपको शेयर कर दूंगी। एक तो मैम साजदा ने दी है और बहुत अच्छी बनी हुई है। आज हम लोग देख लेते हैं इसकी। ये मैंने बिगनिंग से एंड तक थोड़े से इसके अंदर एलिमेंट्स डाले हैं। मेजर परसेप्शंस जो थी रोमांटिक्स की वो डाली है, जिसमें इमेजिनेशन आती है, वो इमेजिनेशन पे फोकस करते थे, नेचर पे फोकस था उनका। सिंबोलिज्म बहुत ज़्यादा यूज़ की है। सिंबोलिज्म का आपको पता होगा कि सिंबोलिज्म होती है सिंबल्स या साइंस के तौर पे वर्ड्स को यूज़ करना। मिथ बहुत यूज़ करते थे, जो हमारी जो प्रीवियस मिथ्स हैं उनको भी फॉलो करते थे। इमोशंस को, सेल्फ को, रोमांटिक हीरोज से रिलेटेड थे। पैराडॉक्सिकल कॉम्बिनेशन करते थे। ऐसे ये पैराडॉक्सिकल कॉम्बिनेशन होता है, मतलब ऐसी चीज़ों का अमलगमेशन, ऐसी चीज़ों को रिलेट करना जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसकी एक मिसाल मुझे याद आ रही है, हमने पढ़ा था जॉन डन को। जॉन डन में ना वो स्पाइडर लव का एक कंसेप्ट देता है, मतलब एक बात वो कर रहा है मकड़ी की
और मकड़ी के साथ ही फिर वो बात कर रहा है मोहब्बत की। तो ये तो इंसानी दिमाग सोच भी नहीं सकता। इवन उन्होंने अपनी एक पोइम है, उस पोइम के अंदर ना ये जो हमारी कंपास होती है, प्रकार के जो दो सिरे हैं उसको दो लवर्स बोला, और उसका जो जॉइंट है, मतलब प्रकार का जो जॉइंट होता है वो उनका एक मीटिंग पॉइंट है। मीन वो जो दो लवर्स हैं वो दोनों एक दूसरे से उस जॉइंट के थ्रू जुड़े हुए हैं, और वो दोनों एक दूसरे से उस जॉइंट के थ्रू बहुत मोहब्बत करते हैं। और इस तरीके का वो सारा कंसेप्ट था, मतलब लॉजिक को और इमोशंस को ब्लेंड करने की कोशिश की गई। दैट इज पैराडॉक्सिकल रेटियोसिनेशन या फिर कॉम्बिनेशन। अच्छा, यहाँ पे अब बात करते हैं अपर क्लास की और उसके अलावा लोअर क्लास की। तो इन लोगों ने ना ऐसे बात की अपर और लोअर क्लास की, मतलब दिखाया कि शहजादा आ रहा है और लड़की को लेके गया घोड़े पे, और जैसे उसकी अगर हम लोग वो पॉइंट की बात करें ना, कौन सी वाली पॉइंट थी वो, अब मुझे याद आ जाए जल्दी से, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। ठीक है, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, उसमें ईव की एक रात होती है और उसके अंदर क्या होता है जी, अब वहाँ पे जो लवर होती है वो वेट कर रही होती है अपने बिलवेड का, उसको कोई मिल जाएगा। और उनकी एक मिथ होती है कि उस रात को अगर कोई सेंट एग्नेस की रात को अगर कोई आप किसी को देख लेते हैं तो आपको उससे मोहब्बत हो जाती है, वो आपको कोई लवर टाइप होता है। तो इस तरीके का मतलब इन लोगों ने, रोमांटिक्स ने ना हमें कंसेप्ट दिया है। यहाँ पे सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करें तो यहाँ अगर मैं रोमांटिक्स की बात करती हूँ ना, तो रोमांटिक्स जो हैं वो अपनी सेल्फ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे। अब अगर मैं कीट्स की बात कर लूँ, उसको लड़की जो है फैनी, उसने धोखा दे दिया, उसने ओपियम पीना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसने अपनी मतलब लाइफ को ना एक डिजास्टर बना लिया, और एंड इवन 26 ईयर्स की एज में तो उसकी डेथ भी हो गई थी। ठीक है, ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। तो यहाँ पे अब देखा जाए तो उसने एक जस्ट लव के पीछे अपनी पूरी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। यहाँ पे सेल्फ कॉन्शियस पहले था, अपनी लाइफ के बारे में एस्केप करता था फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, बिकॉज ही वाज एस्केपिस्ट। लेकिन बाद में उसने क्या किया, अपनी सेल्फ को डिस्ट्रॉय कर लिया जस्ट बिकॉज ऑफ अ लव। रिलेटिविज्म की बात करें, ये रियलिस्टिक नहीं थे बिल्कुल भी, इमेजिनेटिव थे ना। तो जो इमेजिनेटिव होते हैं वो रियलिस्टिक तो होते ही नहीं है, इसीलिए ये रिलेट करते थे चीज़ों को, ये चीज़ों को रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ तो लेकर ही नहीं आते थे, सिर्फ उनको रिलेट करके और बताने की कोशिश करते थे। इन सारे पॉइंट्स को आगे मैंने अच्छे से इलेबोरेट करने की कोशिश की है। खैर, इसके बाद इनमें ना म्यूजिक फॉर्म भी, म्यूजिक फॉर्म अगर मैं रोमांटिसिज्म की बात करूँ ना, तो उस दौर में म्यूजिक फॉर्म भी आई थी, और जो म्यूजिक है उसको भी बहुत सारे लोगों ने ना म्यूजिक को यूज करके और उससे बहुत सारे रिदम्स बनाए थे, और उससे बहुत सारे सॉन्ग्स भी उन्होंने बनाने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे भी मैंने म्यूजिक से रिलेटेड डाला है। ये टाइम था अपोजिशन का। पहले यहाँ पे अब देखें ना, इससे पहले क्लासिकल एज चलती है सारी, क्लासिक्स हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं मीटर पे, उसके बाद राइम पे, उसके बाद ये जो हमारे जो मीटर स्कीम्स होती हैं उनको फॉलो करते हैं। लेकिन अगर रोमांटिक्स की बात करें, ये ऐसा कुछ फॉलो नहीं करते। ठीक है, इसकी थोड़ी सी मैंने हिस्ट्री डाली है कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही थी उस टाइम में, वहाँ पे क्या क्या असरात हुए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गई और उसका अमेरिकन के साथ क्या ताल्लुक बना। उसके बाद नेपोलियनिक वॉर चल गई, नेपोलियन वॉर बहुत फेमस वॉर है। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। देन यहाँ पे ना एक ये आपने टर्म सुनी होगी, इंग्लैंड की फिलोसफी आई थी, लेस फेरी लेट इट बी। ठीक है, इसके ऊपर आगे बहस हुई और फिर लिरिकल बैलेट जो है वो आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इस पीरियड के जो रोमांटिक्स हैं वो डाले हैं मैंने कि कौन कौन से हैं वो, फर्स्ट जनरेशन में कौन से पोइट आते हैं, सेकंड जनरेशन में कौन से पोइट आते हैं, और लास्ट में जो थर्ड जनरेशन है वो आगे जाके मॉडर्न्स में कैसे चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे सैमुअल टेलर कॉलरिज की बात की गई है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो विलियम ब्लेक की बात की गई है। अब यहाँ पे पीबी शेले की बात की गई है, लॉर्ड बैरन की बात की गई है। ये मैंने इनकी बात क्यों की, क्योंकि इनके बारे में इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं मिलता। अब हमें वर्ड्सवर्थ के बारे में, कॉलरिज के बारे में, ठीक है, बहुत ज़्यादा मटेरियल मिल जाता है। आर्नल्ड के बारे में मटेरियल मिल जाता है, कीट्स के बारे में तो इवन हमें बुक्स भी मिल जाती हैं। लेकिन इन रोमांटिक राइटर्स के बारे में इतना ज़्यादा हमें मटेरियल नहीं मिलता। ठीक है, तो ये एक स्लाइड है, इसको आपने गो थ्रू करना है अच्छे तरीके से। अब जो कल का टेस्ट होगा आप लोगों का, एक यूट्यूब वीडियो और उसके साथ साथ आपने 2 स्लाइड्स, एक सर की यूट्यूब वीडियो, साथ में आपने 2 स्लाइड्स जो हैं इनको प्रिपेयर करना है।
आपका रोमांटिक एज का टेस्ट होगा और आप लोगों का जो बुक मैं पढ़ा रही हूँ आपको दोबारा से वो बुक मैं दिखा भी देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे क्वेश्चन किया जाता है कि मैम बुक कौन सी थी, हमें तो नहीं पता कौन सी वाली बुक थी, जबकि मैं शुरू से एक ही बुक करवा रही हूँ। फिर भी मैं आपको बुक दिखा देती हूँ। उसकी MCQs नंबर 251 to 300 का टेस्ट होगा। 251 to 300 ये वाली बुक है, देखें। अब इसकी MCQs प्लीज आप खुद काउंट कर लीजिएगा और इवन पेज नंबर भी मुझे बता दीजिएगा। यहाँ आई थिंक ना पेज नंबर 53 तक तो हुआ पड़ा है, उसके बाद आप मुझे बता दीजिएगा कि आगे कितने पेजेस बनते हैं। ये तो कोई भी काउंट कर ही सकता है, ठीक है। अब आप लोगों का टेस्ट क्या होगा, रोमांटिसिज्म, और रोमांटिसिज्म के साथ ही आपका टेस्ट होगा जी किस चीज का, ये जो मैंने आपको अभी बुक जो है वो ओपन करके दिखाई है। और जो वीडियो आपने YouTube से देखनी है वो आप कैसे सर्च करेंगे, सर्च पे जाएंगे, सर का नाम राइट करेंगे, दैट इज सर गुल मुस्तफा। यहाँ पे जाके आपने जस्ट क्या करना होता है, इन पे क्लिक करना होता है, साथ में वीडियोस होती हैं, वीडियोस को ओपन करना होता है और आपको इजीली जो है वो वीडियो मिल जाती है। आवाज आ रही है जी मैंने कहा आपकी आवाज क्लियर है, आ रही है। ओके मैम, यहाँ देखिए रोमांटिक एज है। इसमें हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, लिटरेरी फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे और मेजर राइटर्स और उनके काम को देखेंगे। अब ये एज जो है 1798 से 1837 तक जारी रहती है। इसमें हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे बात करेंगे, अमेरिकन इंडिपेंडेंस आ जाती है इसमें, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, 3 चीज़ें इसमें आएंगी। तो चले देखते हैं कि आज इस सिलसिले में हम क्या देखने वाले हैं। रोमांटिक एज 1798 AD से 1837 तक रिटर्न टू नेचर है, यानी कि नेचर की तरफ वापसी होती है राइटर्स की। हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। The aim of French Revolution was to overthrow monarchy. Romantic age poets like Wordsworth and Coleridge supported the idea of French Revolution, such as freedom of an individual. Historical background में अगर हम देखें तो यूरोपियन वार है। England and France engaged in war at the end of 18th century. The enmity continued till 1815. At the end, there was the extinction of the French Republic, rise and fall of the power of Napoleon, and restoration of the Bourbon dynasty. That's how the French Revolution came to an end. Social conditions. The end of the long war between England and France resulted in low wages. ये जो जंग है, जिस तरह हम देखते हैं जंगों में क्या होता है, टैक्सेशन बढ़ा दी गई ताकि जंगी अखराजात पूरे किए जा सकें, बेरोजगारी बढ़ जाती है, लो वेजेस होते हैं। The massacre of Peterloo and riots over the Reform Bill of 1832 resulted in chaos. तो ये सारे मसाइल उस वक्त हो रहे थे। लिटरेरी फीचर्स में अगर हम देखें तो सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज वाज यूज्ड, बहुत ही आसान। द रोमांटिक पोएट्स रोट फॉर कॉमन पीपल, क्योंकि वो लोगों को, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अमेरिकन आ चुकी है, इंडस्ट्रियल आ चुकी है, इंडस्ट्रियाँ बन रही हैं, लोगों के साथ मजदूर जो होते हैं रवैया ठीक नहीं हो रहा, तो फिर क्या किया गया कि ऐसी ज़बान, शायर जो हैं उस दौर के, उन्होंने सोचा कि भाई हम कुछ ऐसा लिखें कि लोगों को नेचर की तरफ लेके जाएं, लोगों के अंदर इंसानियत के जज्बे को फिर से उभारें। तो आम लोगों के लिए लिखने के लिए उन्होंने ज़बान भी बहुत ही आसान इस्तेमाल करना शुरू की। फीलिंग्स एंड इमोशंस गेन्ड द सेंटर स्टेज। द रोमांटिक एज वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द लॉजिक एंड रैशनलिज्म ऑफ द एनलाइटमेंट एज. Emphasis on nature. The Romantic age poets idealized a rural life. They believed that nature was a place of spiritual truth and beauty. नंबर 4 पे आएगा जी, imagination was celebrated. You can find supernatural elements. अब उन्होंने अपनी राइटिंग्स में लोगों की दिलचस्पी के लिए supernatural elements डाले. Coleridge coined the term willing suspension of disbelief so that readers can enjoy reading about supernatural elements. उनको मजा आए पढ़ने में, तो ये चीज़ें भी डालेंगी इस दौर के अंदर. Free verse gained popularity. Free verse was used of free flow of words. Romantic age poets rejected strict poetic meters such as heroic couplet. बहुत आसान रखा उन्होंने, फ्री वर्स इस्तेमाल की अपनी पोइट्री में. रोमांटिसिज्म जो है, इसमें हम 2 तरह से इनको तकसीम कर सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन के राइटर्स में और सेकंड जनरेशन के राइटर्स में. आप उनके नाम देख सकते हैं, बहुत ही मशहूर हैं ये.
द रोमांटिक ईरा में अब देख लें, मैंने जो मशहूर हैं उनको 3-3 हिस्सों में बांट दिया है। विलियम ब्लेक हो गया, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गया, सिमन टेलर हो गए, जॉन कीट्स हैं यहाँ पे, पीबी शेले हैं और जॉर्ज गॉर्डन है यानी कि लॉर्ड बैरन। अब मेजर राइटर्स जो है उनके बारे में हम देखते हैं। पोइट्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ अलोंग द कॉलेज प्रोड्यूस लिरिकल बैलेड, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स इन 1798 व्हिच स्टार्टेड द रोमांटिक एज। ये मार्क किया जाता है कि इनके लिरिकल बैलेड के शाये होने के साथ, इनके लिखे जाने के साथ ही रोमांटिक एज का आगाज़ हो जाता है। और इसमें एक बहुत ही मशहूर पोएम वर्ड्सवर्थ की टिंटिन एबे एक लिरिकल बैलेड का एक बहुत ही ख़ास हिस्सा। Other noble poem of Wordsworth, the Prelude, Solitary Reaper, Daffodils, or the Intimations, the Immortality, or to Duty, Collection of Lucy, बहुत ही मशहूर उनके काम हैं। सैमुअल टेल इसके बाद आते हैं। सैमुअल टेल कॉलरिज जो है, मोस्ट नोटेबल पोएम्स ऑफ कॉलरिज इन द लिरिकल बैलेड इज अ राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। नोटेबल पोएम्स ऑफ द कॉलरिज, कुबला खान इसके अलावा हैं, क्रिस्टेबल हैं, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट हैं, डिजेक्शन है एंड ओड। उसके बाद बारी आती है जी लॉर्ड बैरन की। नोटेबल पोएम्स इसकी अगर हम देखें तो चाइल्ड हेरोल्ड्स, पिलग्रिमेज है, बेपो है, द विजन ऑफ जजमेंट है और डॉन जुआन है। चौथे नंबर पे आते हैं पर्सी बैशी शैले, पीबी शैले हम जिनको जानते हैं। नोटेबल वर्क्स इनके अगर हम देखें तो अलेस्टर है, एम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है, रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम है, ओड टू द वेस्ट विंग है, टू स्काईलार्क है, प्रॉमिस अनबाउंड है और एडोनाइज है। इसके बाद जॉन कीट्स की बारी आती है जी। नोटेबल वर्क्स में एंडीमियन, हाइप्रियन, ओड टू ऑडमन, ओड एंड ग्रीशियन अर्न, ओड टू अ नाइटिंगेल, द ईव ऑफ सेंट एग्नीज, ये इनके मशहूर काम है। नॉवलिस्ट की अगर हम बात करें तो जैन ऑस्टन, उनका मशहूर काम अगर हम देखें तो सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, एम्मा है, मैन्सफील्ड पार्क है, नॉर्थिंगरैबे है, परसुएशन है। सर वॉल्ट स्कॉट को अगर हम देखें तो ही रोड हिस्टोरिकल नॉवेल्स, अपने तारीखी नावल से जाने जाते हैं। बेवरली, हार्ट ऑफ मिडलटन, प्राइड ऑफ लिमरमोर और इवानहो। इसके बाद बारी आती है जी मैरी शैले की। नोन ऑफ हर साइंस फिक्शन, बहुत ही मशहूर फ्रैंकेनस्टाइन का नावल है, इससे इन्होंने शोहरत हासिल की। होरेस वालपोल, नोन फॉर हिज गॉथिक नावल कैसल ऑफ उट्रेंटो। प्रोज राइटर की बात अगर हम करें तो चार्ल्स लैम बहुत मशहूर है उस दौर में। ही रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर विद हिज सिस्टर, इट इज़ अ चिल्ड्रन बुक। बच्चों की सतह पे इन्होंने लिखा, उनको जो है शेक्सपियर की जो चीज़ें थी ताकि बच्चे भी उसमें इंटरेस्ट लें। ही आल्सो रोट एसे ऑफ इलिया, अ कलेक्शन ऑफ एसेस, 2 लिखी थी उन्होंने, इट वाज पब्लिश इन 2 वॉल्यूम्स। एसे ऑफ इलिया कहा गया एक को और दूसरे को द लास्ट एसे ऑफ इलिया का नाम दिया गया। थॉमस डी क्वेंसी, इनकी अगर हम बात करें तो इनके मशहूर काम में कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर है, नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ है, रेमिसेस ऑफ इंग्लिश है, लेक पोएट है, द इंग्लिश मेल कोच है। आपको नाम नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे। विलियम हैजलिट जो हैं, उनके अगर काम को देखा जाए तो करैक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले बुक ऑन क्रिटिसिज्म है, राउंड टेबल टॉक, बहुत और कलेक्शंस ऑफ एसेज। वैसे देखा जाए तो इसमें अगर हम इस एज की बात करें तो बहुत ही नोटेबल, बहुत ही टैलेंटेड राइटर्स हमें यहाँ पे नज़र आते हैं। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है, हाँ जी, तो अगर आपको सर की वीडियो पसंद आई है तो आप उनका चैनल ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हमारा आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। अगर आपने कुछ पूछना हो तो मुझसे ग्रुप में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।